नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो यूथ के लिए निश्चित तौर पर यूथ आइकन रहे हैं। यूथ के आइकॉन के साथ साथ जब आईएएस छोड़कर राजनीति में आए तो भी यूथ के लिए आदर्श बने, और आज कहीं ना कहीं यही यूथ उन्हें आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग ही तरह का सितारा देखने लगा है। तो स्वागत करता हूं मैं ओपी चौधरी साहब का, जो मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सबको नमस्कार जी। प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं आप। इसके पहले अगर मैं बात करूं सर, तो छोटा सा गांव है बायंग, जहां से आप आते हैं। यूथ के लिए एक यूथ आइकॉन के रूप में यूथ आपको देखता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, महासमुंद में अभी एसपी हैं जो उस समय राय कोरबा के एसपी हुआ करते थे, वो कहते थे कि उन्होंने आपको देखकर आईपीएस की तैयारी करी। वो ओपी चौधरी जो युवाओं के लिए आइकॉन था, वो ओपी चौधरी जो आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम्स के लिए, पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए यूथ फॉलो करते थे आपको, आज उस समय और अभी के समय में कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, लाइफ में हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है, और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं तो उनको लाइफ में एक लंबी छलांग लगाने के लिए एजुकेशन रिलेटेड जो माध्यम होते हैं वो सबसे सही माध्यम मुझे लगता है। और एक सामान्य पृष्ठभूमि से जब आता है तो वो अच्छी पढ़ाई करके आईएएस, आईपीएस, पीएससी जैसी जगहों में वो पहुँच करके अपने लाइफ में एक लंबी ऊंची छलांग लगा पाता है। उस दृष्टिकोण से मैं उसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और आज भी जो युवा आईएएस में, पीएससी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको हर दृष्टिकोण से मैं प्रयास करता हूँ कि उनको एक सही गाइडेंस मिल सके। उनको जिस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है वो सारे सपोर्ट करने की कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ। वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन लोकतंत्र में राजनीति भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम लाइक करें या डिसलाइक करें, लव करें या हेट करें, बट डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल सिस्टम ही सारे सिस्टम को लीड करने वाला, चलाने वाला सिस्टम होता है। चाहे सोशल सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, सबको पॉलिटिकल सिस्टम आगे लेकर जाता है। तो आज एक अलग रोल में मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ, चाहे पक्ष की भूमिका हो, चाहे विपक्ष की भूमिका हो। पॉलिटिकल रोल भी इंडियन डेमोक्रेसी में किसी भी स्टेट के लिए, देश के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उस दृष्टिकोण से आज की अपनी भूमिका को भी इंजॉय कर रहा हूँ। बट मैं पॉलिटिक्स में आने के बाद ऐसा नहीं कि उस भूमिका को छोड़ दिया। वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव रोल है, और वो भी मैं हमेशा एक बड़ी प्रायोरिटी के साथ, बड़ी प्राथमिकता के साथ वह रोल भी प्ले करता हूँ। सालों लग जाते हैं सर यूपीएससी क्रैक करने में। 2005 में आपने क्रैक करी थी, और बहुत शांतिपूर्ण जीवन रहता है एक आईएएस का। उतार चढ़ाव अपनी जगह, लेकिन जॉब गारंटी तो रहती है कि ये भाई मैं आईएएस तो रहूंगा, कुछ रहूं ना रहूं, आईएएस तो रहूंगा। हाँ, एक लाइसेंस होता है 60 साल की उम्र तक। लेकिन राजनीति बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहती है। आपने चुनाव भी लड़ा, चुनाव आप हार भी गए सर। ऐसा तो नहीं लगा कभी जीवन में किसी मोड़ पे गलती तो नहीं हो गई यार? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो भी निर्णय लाइफ में लिया और आगे भी लेता हूँ, लूँगा, वो मैं बड़े पूरी शिद्दत के साथ, पूरा वेल थॉट डिसीजन होता है। एक अच्छी तरह से सोचे समझे ढंग से मैं निर्णय लेता हूँ, और उसको मैं पूरी जिम्मेदारी से उस निर्णय को फिर ओन करता हूँ, और उसके हिसाब से अपने लाइफ की जर्नी को आगे ले जाता हूँ। मैं 12वीं जब पास हुआ था तो पिताजी, जब मैं 7-8 साल का था तभी उनका डेथ हो गया था। वो सरकारी नौकरी में थे, तो उनकी जगह में मुझे अनुकंपा नौकरी मिल सकती थी। जब मैं 12वीं पास हुआ था, सरकारी स्कूल से, हिंदी मीडियम के गांव की स्कूल से निकला था। लेकिन मेरी चौथी पढ़ी हुई माँ ने मुझे उस समय कहा था कि बेटा इस नौकरी के चक्कर मत पड़ो, तुम कुछ बड़ा करो। और उस समय मैं सब कुछ छोड़ के दिल्ली गया था आईएएस की तैयारी करने के लिए। तो उस समय उस छोटे सरकारी नौकरी को छोड़ना, आज जो मैं रिस्क लिया हूँ उससे भी बड़ा रिस्क था। तो लाइफ में ये सब चलता रहता है, और मैं आज कभी भी, मेरे को एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि मैंने गलत निर्णय लिया। मैं इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सिस्टम में पॉलिटिक्स की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और वो रोल विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का, दोनों की अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज विपक्ष की भूमिका को निभाकर, या जो युवाओं की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, उसको सामने लाकर भी मैं उतनी ही संतुष्टि महसूस करता हूँ। रहता सवाल है कि आपकी आर्थिक सिक्योरिटी
हो, फिनेंशियल सिक्योरिटी हो, तो माँ सरस्वती ने इतने स्किल, बहुत सारे स्किल्स दिए हैं जिसके माध्यम से मैं बहुत आसानी से अपनी ज़रूरतों को बड़े आसानी से मैनेज कर लेता हूँ, आर्थिक वित्तीय जो ज़रूरतें हैं उसको। तो इसलिए उस ज़रूरत के टेंशन से काफ़ी हद तक ऊपर उठ चुका हूँ और काफ़ी हद तक दिल्ली में कुछ काम या कई स्किल्स हैं मेरे अंदर जिससे मैं आसानी से जितनी मुझे ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा लेता हूँ। तो अब मैं अपने बाकी जीवन को एक पैशन के साथ, अलग अलग पैशन पालते हुए जी रहा हूँ और उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, पूरी संतुष्टि और आनंद के साथ जीवन जी रहा हूँ और पॉलिटिक्स में भी अपना रोल प्ले करके बड़ा अच्छा लग रहा है। चौधरी साहब, कलेक्टर जब आप हुआ करते हैं, रुतबा देखा है आपका, 4 आदमी इधर 4 इधर, आगे गाड़ी चल रही, पीछे गाड़ी चल रही है, लगता नहीं अब तो किसी छुड़भैये नेता को भी भैया बोलना पड़ता है? टीस नहीं लगती यार, कहाँ कलेक्टर था यार, यही लोग आते थे मुझे साहब बोलते थे, आज मैं जाता हूँ तो मुझे भैया करके इनसे बात करनी पड़ती है? ये कभी मन में आती है सब चीज़ें? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में हम रहते हैं तो एक अलग रोल होता है और पॉलिटिक्स में आते हैं तो लोगों से मिलना, लोगों के बीच मिंगल होना, लोग आप मतलब वहाँ तो हर चीज़ मतलब आर्डर से है, प्रोटोकॉल से है, सरकारी नोटिफिकेशन से आपको पावर मिले हैं। आपकी बात को कोई नहीं मानेगा तो आप उसको शो कॉज नोटिस दे सकते हैं, सैलरी रोक सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। आप नेता में जब राजनीति में आते हैं तो नेता जब बनते हैं तो यहाँ जो अथॉरिटी या सत्ता आपको मिलती है वो सामने वाले के स्वीकृति से मिलती है। जब सामने वाला आपको नेता दिल से स्वीकार करेगा तब आप उसके नेता हैं। तो इसलिए डिफरेंट चैलेंज है और एक बड़ा चैलेंज है और इंडियन डेमोक्रेसी में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ब्यूरोक्रेसी में बोलते हैं कि भाई पावर रहता है, बहुत रुतबा रहता है, बट पॉलिटिक्स की तुलना में वहाँ पे एक मीडियोकर पावर होता है। आपको भाई कवासी लखमा जी के पीछे फाइल लेके घूमना पड़ेगा। जब ऐसा भी समय आएगा, आप कितने भी सीनियर आईएएस हों, ऐसी भी स्थिति आएगी आपको। तो कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसके भी पीछे ब्यूरोक्रेसी में आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो वो एक रोल होता है, एक स्थिति होती है। मतलब मैं इसको एक टर्म में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन में लॉन्ग टर्म का मीडियोकर पावर होता है, पॉलिटिक्स में शॉर्ट टर्म का एब्सोल्यूट पावर आप गेन कर सकते हैं। तो ये पावर गेम के हिसाब से आप उसकी चर्चा करना चाहें, बाकी मिस माइंडसेट से नहीं सोचता, क्योंकि आप विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, सब रोल का बड़ा इम्पोर्टेंस है और आप अपनी ज़रूरतों के स्तर से ऊपर उठकर जीवन जिएंगे तो चाहे विपक्ष का रोल हो चाहे रूलिंग पार्टी का रोल हो, दोनों को आप बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। 2018 का वो विधानसभा चुनाव मुझे बहुत अच्छे से याद है, रायपुर के कलेक्टर हुआ करते थे आप। सबको यही लग रहा था कि कलेक्टर साहब तो कलेक्टरी कर रहे हैं, अचानक मैसेज, अचानक चीज़ें, हम आपके घर पहुंचते हैं सुबेरे कि साहब तो राजनीति में आ गए। क्या बहुत दिन से तय करके रखा था, अचानक कोई घटना दिमाग में आई, कोई ऐसी बात आई, नहीं यार बहुत हो गया कलेक्टरी, अब तो मुझे वहाँ पहुँचना है जिनके सामने मुझे भी खड़ा रहना पड़ता है, मुझे एक नेता बनना है? देखिए, मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूँगा। जब मैं बचपन में मतलब रायगढ़ माँ के पेंशन के लिए जाता था और कलेक्टर के ऑफिस को देखा, मेरी माँ के पेंशन का काम नहीं हो पा रहा था और कलेक्टर के डीओ को बोलते ही हो गया, तो मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा तोप चीज़ होता है और उस सोच के साथ मैं कलेक्टर बनने के जुनून को लेकर आगे बढ़ा। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया था, तो उस समय वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब एक एंगल था लाइफ का और एक बड़ा जंप था जिसको आप अपने रूम के अंदर पढ़ाई करके अचीव कर सकते थे। 13 साल तक मैं आईएएस बनने के बाद पूरी शिद्दत के साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अलग अलग रोल में मैंने शिद्दत के साथ लोगों के लिए काम करने का प्रयास किया और इन 13 साल की जर्नी में मैंने रियलाइज़ किया कि भाई पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब बीजेपी से कुछ कम्युनिकेशन हुआ तो मुझे लगा कि एक ठीक है, एक अच्छा अवसर है, अभी एनर्जी है, एज है, उम्र है, तो पॉलिटिक्स को भी इंडियन डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है और उस सोच के साथ मैंने निर्णय लिया। चौधरी साहब, खरसिया से आप चुनाव लड़े थे, बहुत लोग कहते हैं और समझदार लोग कहते हैं कि अगर ओपी चौधरी खरसिया से नहीं लड़ते तो शायद जीत जाते। मन में मलाल था ये कि खरसिया से मैं क्यों लड़ा, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, आसपास रायगढ़ की सीट भी आपके लिए थी, अगर चाहते तो वहाँ से और बेटर परफॉर्मेंस आप कर दे पाते। पहला चुनाव लड़े, वो हार गए, लगा कि थोड़ी कहीं कोई चूक हो गई। खरसिया में आप निश्चित रूप से बीजेपी के लिए थोड़ी अलग टाइप की सीट रही है। अर्जुन सिंह जी 1988 में जब चीफ मिनिस्टर थे तो सबसे सेफेस्ट सीट मान करके यहाँ बाई इलेक्शन लड़ने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता
दिलीप सिंह जुदेव जी हों, लखीराम जी हों, उनको भी उस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। ये सब बातें मैं जानता हूँ। आज़ादी के बाद से कभी उस सीट को हम जीत नहीं पाए थे। हार का अंतर लगातार हर चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा था। और 13 की इलेक्शन में हम देखें तो कांग्रेस के लिए सेकेंड हाईएस्ट विक्ट्री की सीट थी खरसियाँ, लगभग 40,000 वोट से। तो इस तरह की सीट थी। मैं जब चुनाव लड़ा तो 13 की चुनाव की तुलना में 22,000 वोट ज़्यादा मिले मुझे, और जो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सारे 90 सीटों में सबसे हाईएस्ट वृद्धि थी। किसी दूसरे सीट पर उतने वोट की वृद्धि किसी भी दूसरे सीट पर 90 सीटों में नहीं हुई थी। तो एक मेरे लिए इंटरनल सेटिस्फेक्शन का विषय था। बट आप यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मतलब चुनाव में जो गणित है वो हार जीत से जो ऊपर और आगे पीछे से होती है, बाकी गणित का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। बट मैं फिर से कहूँगा कि मैं राजनीति में आया हूँ तो एक पार्टी को, एक संगठन को अपने आप को उसके हवाले कर दिया है, और वो पार्टी जो डिसीजन लेती है कि भाई इस बार यहाँ चुनाव लड़ाना है तो निर्णय लेती है। और आप जीतते हैं एक चुनाव को, हार जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, नहीं जाते हैं, संगठन में काम करते हैं, कोई लोकसभा में काम करता है, कोई कार्यकर्ता की भूमिका में काम करता है, ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता मेरे लिए। पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसको मैं इंजॉयमेंट के साथ, अपनी पूरी संतुष्टि के साथ करने पे विश्वास करता हूँ। कहते हैं तो इसलिए मुझे कोई मलाल नहीं है। चुनाव जीतें हारें, आगे चुनाव कहाँ लड़ाए पार्टी ना लड़ाए, ये पार्टी का डिसीजन है, और उसको मैं हर रोल को इंजॉय करके। क्या ओपी चौधरी अगला चुनाव क्या फिर से खरसिया से लड़ेंगे? वो सवाल है जिसको लेकर काफ़ी कुछ सुनने मिल रहा है इन दिनों। अगर शहर में बात करूं कि ओपी चौधरी दूसरी सीट से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, आसपास की कुछ सीटें, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा। क्या ओपी चौधरी सेफ गेम खेलने की इस बार कोशिश करेंगे? जीवन में इतनी संभावनाएं हैं कि व्यक्ति अपने सकारात्मक रोल को प्ले करना चाहे तो जीवन में कभी भी, कहीं भी, कितने खराब से खराब मोड़ में भी बहुत ज़्यादा कर सकता है। इसलिए मैं जीवन दाव पर तो कभी मानता ही नहीं हूँ। सवाल ये है कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। मैंने पहले ही कहा कि मैंने एक पार्टी को, एक संगठन के हवाले अपने आप को किया है। पार्टी मेरी जो भूमिका तय करेगी, जहाँ से चुनाव लड़ाने की सोचेगी या चुनाव नहीं लड़ाने की सोचेगी, पार्टी जो डिसाइड करेगी उसके अनुसार मैं आगे काम करूँगा। कोरबा के एक एसपी हुआ करते थे, आपको याद होगा, जो भी फिलहाल महासमुंद के एसपी हैं। उनसे मेरी एक बार बात होती थी, उनका ये कहना था कि उन्होंने ओपी चौधरी को देखकर वो आईपीएस बने। वो जब कोरबा के एसपी हुआ करते थे तो आपके खिलाफ एफआईआर भी उन्होंने की। तो क्या ये माना जाए कि राजनीति में आने के बाद जो है वो रोल मॉडल बदल जाते हैं? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत जीवन में आप कहाँ से प्रेरित होते हैं, किससे मोटिवेट होते हैं, किस लाइफ के किस मोड़ पर आप स्टूडेंट रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, और आपको किसकी कौन सी बात मोटिवेट कर जाती है, ये तो एक अलग ही चीज़ होती है। वो लाइफ भर अंदर में रहती है, और अपनी अपनी भूमिका होती है। वो पुलिस अधीक्षक की भूमिका निभा रहे थे, मैं विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहा हूँ। तो वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई मैटर नहीं करता है। राजनीति में एक शब्द है ठसक। राजनीति में ठसक वाले नेता बहुत रहते हैं, सबकी अलग शैली होती है, लेकिन ओपी चौधरी मुस्कुराते रहते हैं हर समय। क्या इसी शैली में ओपी चौधरी अपने आप को आगे भी रखेंगे, या राजनेताओं के नाते अब ढलना आपने राजनीति में शुरू कर दिया है? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि राजनेता का दो तरह का व्यवहार होना चाहिए। एक होता है कार्यकर्ता और जनता के साथ, उसमें हम जितना पोलाइट रहेंगे उतना अच्छा है। मुझे लगता है गलत को गलत, सही को सही बोलने वाला अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन हम उनके बीच के लगने चाहिए। हम किसी को सम्मान दें, क्योंकि राजनीति में कोई सैलरी दे के हम किसी से काम नहीं करा रहे हैं। वो भी अपनी एक रोल प्ले कर रहा है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी, और बड़ा से बड़ा पदाधिकारी भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो उसके आत्मसम्मान को पूरा सम्मान देना पहली जिम्मेदारी होती है। और वहाँ पोलाइटनेस, जब नेता कार्यकर्ता और जनता के साथ काम करता है तो उसको एक्सट्रीम पोलाइट रहना चाहिए, मुझे लगता है। और उसी में जब कभी आप रूलिंग पार्टी में आते हैं, कभी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहते हैं, कोई मिनिस्टर है मान लीजिए, या कुछ प्रशासनिक तौर पे कोई काम कर रहा है, वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। वहाँ भी ऐसा नहीं कि मतलब पोलाइट नहीं रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, और वहाँ पे आपका स्ट्रिक्टनेस भी होना चाहिए। तो आप एग्जीक्यूटिव रोल में होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आपने सुना देखा है ही, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था। भी बहुत आता था उन दिनों, तो बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था। पॉलिटिक्स में भी कभी भी मैं एक एग्जीक्यूटिव रोल में, कभी भी छोटे मोटे किसी भी रोल में रहूंगा तो मेरा स्ट्रिक्ट रूप प्रशासन की दृष्टि से जरूर आपको देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम कार्यकर्ता और जनता के साथ व्यवहार में आपको उतना ही पोलाइट। भारतीय जनता पार्टी में जब ओपी चौधरी आए थे तो ऐसा लगा था ओपी चौधरी पूरी पार्टी का कायाकल्प कर देंगे।
क्या वो शक्ल नहीं दे पाए ओपी चौधरी, या उस मुकाम को भी हासिल नहीं कर पाए पार्टी में, ऐसा लगता है? नहीं, पार्टी तो क्या है, संगठन बहुत बड़ी चीज़ होती है और पार्टी अपने आप में, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आप जानते हैं कि 1951 में जनसंघ से 10 लोगों के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो यात्रा चालू की थी, वो आज करोड़ों लोगों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो कोई एक व्यक्ति आके क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। इतने बड़े संगठन में सबको अपना अपना रोल प्ले करना होता है और मैं पूरी शिद्दत के साथ पिछले 4 सालों से वो रोल प्ले कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा और संगठन को, पार्टी को अपना सकारात्मक कंट्रीब्यूशन देने का प्रयास करूँगा, अपना रोल प्ले करता रहूँगा। और ये मतलब बहुत बड़ा संगठन है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है। मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन करता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी में यूथ को बहुत तरजीह दी जाती रही है, आप भी यूथ हैं और इस पार्टी में यूथ को अलग मुकाम हर समय मिलता आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे जरूर नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा सामने नहीं आ पा रहा है। जो यूथ की टीम उसके पास होनी चाहिए, जो एग्रेशन होना चाहिए सरकार के खिलाफ, यूथ की लड़ाई लड़ना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा वो रोल प्ले नहीं कर पा रही। चौधरी साहब, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि बीच में करीब 2 साल तक पूरा देश, दुनिया कोरोना की चपेट में था, तो सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 5-7 महीनों से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई हो, सदन की लड़ाई हो, बहुत मजबूती के साथ पिछले करीब 1 साल से लड़ रही है। और अभी आपने देखा होगा 24 अगस्त को कि किस तरह से पूरे रायपुर पूरा जाम हो गया था और युवाओं के हक की लड़ाई को, भर्ती में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, जो बेरोजगारी की भीषण समस्या छत्तीसगढ़ में चल रही है, उस पर हल्ला बोल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग ने आयोजित किया और वो बहुत ही ज़्यादा सफल कार्यक्रम रहा। सरकार को किस तरह से बड़े बड़े ट्रेलर और वो लाकर रोकने पड़े, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो युवा विंग के सभी साथी मुख्यमंत्री निवास पे किस तरह की सड़क की लड़ाई लड़े, उसको सबने देखा और बड़ा प्रभावी लड़ाई था। और आने वाले समय में और उग्र रूप विपक्ष का आप देखेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रभारी बदल दिए गए, नेता प्रतिपक्ष बदल गए, छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। क्या ये पुरानी लड़ाई उस धारदार तरीके से नहीं लड़ी जा रही थी सरकार के खिलाफ, इसलिए परिवर्तन करना पड़े? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, बहुत सोच विचार करके काम करता रहता है और रोल का जो परिवर्तन है, जो कब किस भूमिका में कोई है, आने वाले समय में कोई और भूमिका बदल जाती है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में ये संगठनात्मक परिवर्तन सामान्य रूप से होते रहते हैं। किसकी कहाँ भूमिका है, कई बार किसी और की किसी दूसरे जगह में ज़्यादा बड़ी ज़रूरत रहती है, उसके लिए भी उसको ले जाया जाता है। तो ये रोल परिवर्तन चलता रहता है, इसको मैं बहुत बड़ा चीज़ नहीं मानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के रूप में हो या विपक्ष के रूप में हो, अपनी भूमिका बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े जुनून के साथ निभाती है और आगे भी निभाएगी छत्तीसगढ़ में। कबीर कहते हैं चौधरी साहब कि जो अपना घर जलाकर आगे बढ़े वो हमारे साथ आए। ब्यूरोक्रेसी छोड़कर आप राजनीति में आए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, रुस्तम सिंह है, उसके अलावा मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे ऐसे आईएएस हैं जो वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए। अजीत जोगी का भी उदाहरण आप ले सकते हैं, लेकिन अजीत जोगी के लिए कहा जाता है जब वो कलेक्टर थे तब लोग उन्हें नेता ही कहते थे शुरू से ही। वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए ब्यूरोक्रेट्स जो राजनीति में आए। अपनी स्थिति किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र के हिसाब से अपने आप को ढाल करके हमको परिश्रम करना पड़ता है। लोगों के जैसे वहाँ पे आपके पास सब कुछ सेट चीज़ें हैं, यहाँ सामने वाला स्वीकार करेगा तब आप नेता हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स की चुनौती अलग तरह की चुनौती है और मैं पूरी शिद्दत से प्रयास करूँगा कि उस चुनौती पर भी खरा उतरूँ और पिछले 4 सालों से मैं पूरी शिद्दत के साथ वो रोल प्ले कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि हमारा राष्ट्रवाद क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है, बीजेपी के राष्ट्रवाद से बहुत अलग है। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और बीजेपी के राम रैम्बो है। क्या कहेंगे इस पर? ये लोग वे लोग हैं जो राम के अस्तित्व को शपथ पत्र दे करके नकार चुके हैं। इस तरह के लोग हैं। आज हम देखते हैं कि रावण पूजा को प्रमोट करते हैं, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग रावण की पूजा को प्रमोट करते हैं। दशहरा में रावण के दहन को रोकते हैं, राम के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वोट बैंक के लिए लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। इनका
और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल ये सत्ता और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। राम के नाम पर सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने इस देश के साथ किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। चौधरी साहब, जब इतने सारे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, कोयले में भ्रष्टाचार हुआ, गांधी परिवार को पैसा, प्रूफ क्यों नहीं कर पाते? अभी तक तो एक भी ऐसा कोई मामला सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आप लोग नहीं ला पाए या उसको प्रूफ कर पाए जिससे आपने सरकार को कटघरे में खड़ा किया? क्यों नहीं कर पा रही फिर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, कोयला के जो माफियाओं पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई। आईटी डिपार्टमेंट की रेड के बाद एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, एक सरकार के एक विभाग ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उसमें क्या लिखा है आपको भी ज्ञात है, एक सुधी पत्रकार होने के नाते। 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे कालखंड के बीच में 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। अधिकारियों के साथ ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, ये भी उस प्रेस नोट में लिखा गया है। उस प्रेस नोट में लिखा गया है कि इलेक्शंस में फंडिंग की गई, ये भी लिखा हुआ है। इसके अलावा बेनामी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किए गए, ये भी लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा विषय आधिकारिक रूप से लोगों के सामने आ गया है और आने वाले समय मुझे लगता है कि और बहुत सारे लोग घिरेंगे, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अधिकारियों को नोटिस आ रही है। ये कांग्रेस के माफिया राज के चक्कर में बहुत सारे अधिकारी भी मुझे लगता है वो तो साफ कहते हैं कि ईडी और आईटी का सहारा लेके ही भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, देखिएगा बाढ़ आ जाएगी ईडी आईटी की। सवाल यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी में जो नेतागिरी करता है या राजनीति करता है उसका जीवन एकदम पाक साफ रहता है? जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आता तब तक ईडी और आईटी के रडार में रहता है। जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हो जाता है उस दिन उसके खिलाफ सब केस खत्म हो जाते हैं। ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अक्सर लगता रहा है। देखिए, भारत देश में संविधान है, ज्यूडिशरी है, पूरा सिस्टम है। आप इतना डर भूपेश बघेल जी को आखिर ईडी से आईटी से क्यों लगता है? उनकी मजबूरी है। गांधी परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करके ले जाते रहना और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का गांधी परिवार का एटीएम बना के रखना, इसलिए इनको ये ट्रांजैक्शन करते रहने हैं। इसलिए तो इनको इतना डर सताता है कि ईडी आ जाएगा, ईडी आ जाएगा, ईडी आ जाएगा। इनको ये लगता रहता है। आधिकारिक रूप से सारे कुछ प्रमाणित होते जा रहे हैं कि किस तरह का माफिया राज चला रहे हैं, इसलिए इनको डर लगता है, बाकी कोई विषय नहीं। ओबीसी की राजनीति बहुत अलग तरह से करवट ले रही है छत्तीसगढ़ में। ओबीसी का एक बड़ा नेता प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेश बघेल रहा, मुख्यमंत्री हैं। ओपी चौधरी भी ओबीसी के बड़े एक नेता के रूप में जाने जाते रहे। ओपी चौधरी किस तरह से अपना आने वाला भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2023 का चुनाव जो भी होगा, जिस पार्टी की भी सरकार रहेगी, ओबीसी ही मुखिया हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने पर पूर्ण विश्वास करती है। आज देखिए, अगर हम कैटेगरी वाइज आप चर्चा चालू की हैं तो मैं कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे आप इस दृष्टिकोण से चर्चा भी करें तो नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाया है। वो एसटी समाज से, अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं। आज़ादी के 70 सालों तक ये काम नहीं हो पाया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके पहले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रपति बनाए वो रामनाथ कोविंद जी को बनाए थे, वो एससी समाज से, अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विश्वास करती है और सबका, चाहे जनरल कास्ट हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सबको प्रतिनिधित्व प्रदान करके समाज को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इस दिशा में वो काम करती रहेगी। हम लोग भी उसमें भारतीय जनता पार्टी के इसी सिद्धांत पर विश्वास करके काम करते हैं। पिछली बार 15 सीटें आई थी उपचुनाव हारने के बाद, अब 14 पर आप अटक गए हैं। 71 सीटें कांग्रेस के पास हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमारी सीटें काफ़ी कम हैं, बट उससे पहले ये जानना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप भी जानते हैं, कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद इस प्रदेश में पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, दूसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता और हैट्रिक तीसरी बार 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से उसके बाद एक बड़ी विफलता हमको राजनीतिक रूप से मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, ये तुरंत उठकर खड़ा होती है और पिछले 4 चुनाव में 3 बार भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता का पर्याप्त आशीर्वाद यहाँ पे मिलता रहा है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। और जो आपने चुनौती की बात कही, ये चुनौती 2023 के वर्ष 2023 को एक लैंडमार्क ईयर बनाने की चुनौती है, जिसमें अभी आज की तारीख में 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, एक राजस्थान के और एक छत्तीसगढ़ के। इन दोनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का पताका फहरा के
हम वर्ष 2023 को लैंडमार्क ईयर बना सकते हैं, जिसमें कांग्रेस मुख्यमंत्री मुक्त भारत हम 2023 वर्ष में बना सकते हैं। इस चुनौती को हम स्वीकार करके काम कर रहे हैं। चेहरा सामने नहीं रखना दिक्कत करेगा 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत विस्तारित स्वरूप का, बहुत विस्तारित यूपी में चीज़ आपने है। चेहरा दिया था योगी आदित्यनाथ। नहीं, बहुत विस्तारित है। पार्टी तय करती है कि कब किसी चेहरे को देना है, कब किसी चेहरे को नहीं देना है। ये सब सांगठनिक रणनीति के विषय हैं और किसी भी रूप में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, विचारों को, नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा कार्य इस देश में चल रहा है, उन सब बातों को, गवर्नेंस को, पारदर्शिता को, परिवारवाद समाप्त करने को, भ्रष्टाचार समाप्त करने को, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करने को, इन सब विषयों को पूरा देश देख रहा है, छत्तीसगढ़ के लोग भी देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी तरह से चुनाव लड़े उसको आशीर्वाद मिले। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 2023 के लिए। तो जी, ये थे हमारे धन्यवाद। साथ जय जवाहर। ओपी चौधरी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2023 का चुनाव लैंडमार्क साबित होगा। मतलब बहुत साफ है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां जहां फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य भी कांग्रेस के हाथ से खिसक जाएंगे। तो इंतजार हमें भी रहेगा 2023 का। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन क्या 2018 की तुलना में सुधरेगा या कांग्रेस फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी? तो खास मुलाकात में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत